हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होता है, तो ये जानने से पहले हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और सीखना है तो मेरे स्टाइल में सीखिए, मेरे अंदाज में सीखिए, है ना। तो चलो, एक ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। ये ना बड़ा अजीब सा चीज़ होता है, कुछ पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत आता है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज एक मिस्टर स्मिथ है। ठीक है, क्या है? मिस्टर स्मिथ। वो अर्थ पे कहीं रहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। मिस्टर स्मिथ नाम का एक पर्सन है, वो अर्थ पे कहीं रहते हैं। तो हमको जानना है कि हमको उनके घर पे एक लेटर भेज देना है, एक चिट्ठी उनके घर पे हमको पोस्ट करना है ना। और चिट्ठी पोस्ट करने के लिए हमको उनका एड्रेस चाहिए कि भाई उनका घर का एड्रेस क्या है, जिस एड्रेस पे हम उनको एक लेटर भेजें। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, ठीक है। तो वो अर्थ पे कहीं भी रहते हैं, हमको पता नहीं है कि वो अर्थ पे कहाँ रहते हैं, मतलब कि उनकी कंट्री क्या है। ठीक है, ये हमको नहीं पता। उस कंट्री के किस स्टेट या सिटी में वो रहते हैं, हमको ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता करना होगा? हमको पता करना होगा उनकी कंट्री, उस कंट्री में उनका स्टेट या सिटी, उस सिटी में वो किस स्ट्रीट में रहते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रीट में उनका हाउस नंबर क्या है ना, उनका हाउस नंबर क्या है। देखो, ये चार चीजें अगर हमको पता चल जाती हैं तो हम तुरंत मिस्टर स्मिथ को एक लेटर भेज सकते हैं। चाहे वो अर्थ के जिस कॉर्नर में भी रहते हो, वो लेटर उनके घर के पास पोस्ट हो जाएगा। कौन सी चार चीजें हमको चाहिए? हमको चाहिए कंट्री। दूसरा हमको क्या चाहिए? स्टेट या सिटी। तीसरा हमको चाहिए उस सिटी में उनका स्ट्रीट, और स्ट्रीट में उनका हाउस नंबर। जैसे आपका घर का एड्रेस, मेरा घर का एड्रेस, सब तो वैसे ही है। मेरे घर का एड्रेस क्या है? 20 रविंद्रनाथ रोड, नवग्राम, कोण नगर, है ना, हुगली, वेस्ट बंगाल और इंडिया। तो देखो, इंडिया मेरी कंट्री, वेस्ट बंगाल मेरा स्टेट या हुगली मेरी सिटी, स्ट्रीट रविंद्रनाथ रोड, हाउस नंबर 20। इतना तुम लिखोगे, मेरे घर पे एक लेटर तुम पहुंचा दोगे। ठीक है। तो इस पूरे प्लेनेट पे बहुत लोग हैं, बिलियंस लोग हैं। उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को अगर हमको एक लेटर भेजना हो तो हमको क्या चाहिए? उसका मेलिंग एड्रेस। वैसे ही एक एटम में, एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनिए, ठीक है। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब हमको अगर कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना हो, जैसे कि हम आपको बोलें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन दिस वन, है ना, यही इलेक्ट्रॉन, तो हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कैसे टारगेट कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वही इलेक्ट्रॉन। मान लो कि जैसे हम आपको बोल दें कि भाई फास्फोरस का वो 11th इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस जो 15 होता है उसका वो 11वां इलेक्ट्रॉन, या क्लोरीन का जो 17 होता है उसका वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, वो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, है ना। कोई भी एक, जैसे कि हम लोग बात किए, एक अर्थ पे किसी भी एक आदमी को ट्रैक करना हो तो हमको क्या चाहिए? उसका मेलिंग एड्रेस चाहिए। वैसे ही एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हमको ट्रैक करना है तो हमको उस एटम का, उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है वो एक तरह से मेलिंग एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम होता है। ठीक है, जैसे चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग जैसे बात किए कि चलो क्लोरीन का वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन तो अभी आपको हम पिछले वीडियो में सिखाए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट वीडियो था उसमें तो हम आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिखा चुके हैं। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 3s2 है और ये क्या है? 3p5 है, 3p5 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? तो देखो थर्ड ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में। अब p सब ऑर्बिट में भी क्या होता है? px होता है, py होता है और pz होता है। pz ऑर्बिटल में है ना? और pz ऑर्बिटल में कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट? तो देखो सिर्फ अगर हम आपको ये बात बोल दें, ऑर्बिट थर्ड सब ऑर्बिट p ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को अगर हम बोल दें pz, है ना? और स्पाइन जो हम बोल दें कि स्पाइन क्या है, किस स्पिन में मूवमेंट कर रहा है, तो स्पिन क्या है भाई? क्लॉकवाइज, है ना? स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो देखो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है और किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इन ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पाइन को एक नंबर में कोड करके जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है? जैसे हमको एक ह्यूमन को ट्रैक करने के लिए कंट्री चाहिए, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए हमको क्या चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का है, उस ऑर्बिट में वो किस सब ऑर्बिट में है, क्योंकि एक ऑर्बिट में भी क्या होते हैं? sp-df, बहुत सारे सब ऑर्बिट्स होते हैं। तो किस सब ऑर्बिट में है, उस सब ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो वो कौन से स्पाइन में मोशन कर रहा है, कौन से स्पिन में उसकी मूवमेंट है, क्लॉकवाइज स्पिन में है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है ना? अगर हम ये 4 चीज पता कर लेते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम का एड्रेस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक एटम में क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, इसीलिए हम बोले थे मेरे स्टाइल में पढ़ो, ठीक है ना? तो चलो आगे करते हैं। अब देखते हैं एकदम क्वांटम नंबर तो हम जान गए कि क्या होता है। अब क्वांटम नंबर में और कुछ बातें जानते हैं कि क्वांटम नंबर कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ आइडिया तो मिल गया कि भाई 4 चीजें होती हैं तो क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता होगा, ठीक है? अब ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पाइन जो हम लोग बात की है, इसी में कुछ नाम हो जाते हैं। जैसे ऑर्बिट को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? सब ऑर्बिट को बोल देते हैं एजाइमुथल क्वांटम नंबर। ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है? और इधर देखो हम क्यू नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर मत समझ लेना, वो क्वांटम नंबर है, ठीक है? नहीं तो बातें इधर से उधर स्लिप कर जाएंगे, फिर पहुंचाना था कहीं और, पहुंच जाओगे कहीं और, है ना? तो एजाइमुथल क्वांटम नंबर। फिर है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है? और है यहाँ पे स्पाइन, तो स्पाइन को क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हो जाती हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे एक चीज पे आपको जो थोड़ी सी ध्यान देनी है वो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजाइमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब NLMS, ठीक है? क्या? NLMS, NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड NLMS, ठीक है? या रेस्पेक्टिवली सिंबलाइज्ड लाइक NLMS, ठीक है? तो चलिए भैया, ये तो हो गया कि क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 तरह का होता है ना? और क्वांटम नंबर क्या होता है ये पता चल गया। अब हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को, है ना?
तो सब कुछ इसी स्लाइड में सीखोगे। अगले स्लाइड में भी चलो, है ना, चलो अगले स्लाइड में, यहाँ पे गुड। अब आते हैं, क्या देखना है हमको, क्वांटम नंबर जो है ये क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो अपना क्वेश्चन वही हम लोग क्वेश्चन रखते हैं, है ना, कि ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्या निकालना है भाई, ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर, ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसका, क्लोरीन का। तो हमेशा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना है। क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना है। कब करना है, जब भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना हो। कभी भी आपको जब क्या निकालना हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना हो। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो आपको क्या निकालना है भाई, हमेशा n का वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जरूरी है। और अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना चाहते हो तो एक फंडा तो है, लेकिन यहाँ पे बताएंगे नहीं, है ना, फंडा तो हम यहाँ नहीं देने वाले आपको, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना होगा। और अगर फंडा चाहिए तो पहले जो हम आपको होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को कंप्लीट करके हमको दो, और फिर हम तुमको रिटर्न में ट्रिक्स बताएंगे। अदरवाइज हम तुमको ट्रिक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अकेले हम मेहनत नहीं करेंगे, साथ में तुमको भी करना होगा, तभी जाकर के अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ हम ही गधे की तरह खटें, तुम भी तो थोड़े गधे बन जाओ, है ना। तो चलो भाई, क्या बात करें हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे निकालना है, तो n को कैसे निकालना है। तो हमेशा बाय डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप नहीं करते हो तब तक आप क्वांटम नंबर नॉर्मली नहीं निकाल सकते हो। जब, और दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, मेरे ट्रिक से निकाल सकते हो, और आपको पता है ट्रिक लेने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहाँ देखो आउटर मोस्ट का अगर हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर बना दें तो हमको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, तो हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है। ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे है भाई, थर्ड ऑर्बिट में है। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताता है ना। और इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर जानना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ड्रॉ कर दो, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करके तुरंत देख लो कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने का यही तरीका है। और बाकी जो तरीका है वो ट्रिक है, और ट्रिक ऐसा है कि आपको पेन पेंसिल भी टच नहीं करना पड़ेगा, और आपको पता है ट्रिक कैसे निकलवाना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने के बाद, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यूज आपको पता है। ऑर्बिट्स क्या होता है, ऑर्बिट्स हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 होता है ना। इस क्वेश्चन में n तुम देख लिए कैसे निकाला गया, ऐसे तुम किसी भी क्वेश्चन का n निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक क्वेश्चन जिसमें बोला जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, है ना, तो पोटेशियम 19 होता है, और इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर पूछे जाते हैं। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, जस्ट क्लोरीन के जगह पे, ये क्लोरीन के जगह पे अपने क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम 19। तो कैसे निकाल सकते हैं पोटेशियम 19 का हम लोग, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया, 4s क्या हो गया, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, ये देखो 4s में दिख रहा है ना, 4s में दिख रहा है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 4, है ना। तो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत, गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर निकालने का। क्या निकालना है हम लोगों को, एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो दूसरा है अपना
एजाइमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है, याद रखना है कि एजाइमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक डॉट्स यहाँ पे देंगे जिन डॉट्स पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट है, पहला पॉइंट है कि सबऑर्बिट्स एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है, तो एस के लिए एजेमुथल क्वांटम नंबर मतलब एल का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। तो 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज हमेशा एल के हो सकते हैं, ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम, ना ही कोई फ्रैक्शन। 0, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 to n-1 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट पे, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। एल का वैल्यू हमेशा क्या हो सकता है, 0 से n-1 के बीच का कोई भी एक नंबर, कोई भी एक होल नंबर। ठीक है, 0 से n-1 के बीच का कोई भी एक होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है ना, होल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू क्या रहे, 1 रहे, देन l इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो l इज इक्वल टू हो सकता है 0 to n-1, मतलब कि 1-1, तो 1-1 क्या होता है, 0। तो देखो l का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब l का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, s। अभी देखो हम लोग बात किए कि अगर l का वैल्यू 0 होगा तो किसकी बात हो रही है, s की बात हो रही है। तो अगर ऑर्बिट है, देखो n का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1, एकदम ध्यान से मेरे बात को देखो, अगर n का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1, तो उसके लिए देखो सब ऑर्बिट क्या निकल के आया, s। हम लोग जानते हैं 1 के पास क्या होता है, सिर्फ s होता है, s के अलावा और कुछ नहीं होता है। इसलिए देखो दूसरा कोई वैल्यू नहीं निकला, सिर्फ एक ही वैल्यू निकला और वो वैल्यू 0 था जो s को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? गुड। समझ में नहीं आ रही है तो एक बार थोड़ा पीछे जाओ, 20 सेकेंड पीछे जाओ, डबल टैप मारो या ट्रिपल टैप मारो और इसको देख लो फिर से एक बार। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। अगर हम लोग यहाँ पे l के वैल्यू को, n के वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम लोग ऐसा रख दें कि इफ n इज इक्वल टू 2, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 to n-1 है ना, तो 0 to n-1, n क्या है भाई, n है 2, तो 0 to 2-1, अब 2-1 क्या होता है, 1, तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, होल नंबर बिटवीन 0 and 1, तो 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यूज होता है, 0 होता है और 1 होता है। 0 से 1 के बीच में क्या क्या होता है, 0 और 1। अब 0 के लिए क्या पता चला, s, और 1 के लिए क्या हम लोग जानते हैं, p। तो कभी भी जब n का वैल्यू 2 रहता है तो n का वैल्यू 2 के लिए देखो तो क्या निकल के आता है, 2s होता है और 2p होता है ना, इसमें तो और कुछ होता नहीं है, 2d और ये सब तो होता नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई 2d इज नॉट पॉसिबल, ये पूछा जाता है हमेशा कि 2d पॉसिबल क्यों नहीं है, तो 2d इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो एजेमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो तो सिर्फ 0 और 1 होता है, और 0 s को बताता है और 1 p को बताता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। देन हम बात करें कि इफ n इज इक्वल टू 3, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 3-1, 3-1 मतलब 2, तो 0 से 2 के बीच का जितना भी वैल्यूज होगा, 0 से 2 के लिए जो भी वैल्यूज होगा वही वैल्यूज क्या होगा, आपका l का वैल्यूज होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि l इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 0 के लिए क्या होता है s, 1 के लिए क्या होता है p और 2 के लिए क्या होता है d। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि कभी भी अगर n इज इक्वल टू 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो उसके लिए l का वैल्यू क्या क्या है भाई, 0 है, 1 है और 2 है, मतलब 3s है, 3p है और 3d है, 3s 3p और 3d है, राइट? कोई दिक्कत? गुड। अगर हम लोग l के वैल्यू अगर हम लोग n के वैल्यू को 4 मान लें, क्या कर दें, इफ n इज इक्वल टू 4, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 to 4-1,
अब 0 to 4 - 1 मतलब 3, तो 0 से 3 के लिए क्या क्या होल नंबर्स आते हैं, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, S को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, D को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, F को। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे कि n = 4 अगर रहे तो यहां पे क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, इफ n = 5, इफ n = 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं, l = क्या हो जाएगा, तो अब देखो l = अगर हम लिख दे 0 to 5 - 1 तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे s का वैल्यू तो l का वैल्यू तो कभी 4 हो ही नहीं सकता। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, क्या बात किए थे कि अगर n का वैल्यू 5 होता है तो इसके लिए भी वैल्यूज क्या होते हैं, इसके लिए भी वैल्यूज क्या होते हैं, 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। तो 5s, 5p, 5d और 5f है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 से ज्यादा हम लोग कोई वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं, तो ये वैलिड नहीं होता है यहां पे। ठीक है, अब एक एक करके कम होने लगता है ना। अगर हम लोग क्या लिख दें कि इफ n = 6 होगा, तो हम लोग लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि l का वैल्यूज क्या हो जाएगा, अगर 6th ऑर्बिट है तो यहां पे क्या क्या होता है भाई, 6s होता है, 6p होता है और 6d होता है। मतलब कि वैल्यूज क्या रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा। 7 के लिए वैल्यू 0 और 1 रहेगा, 8 के लिए वैल्यू सिर्फ 0 रहेगा। अगर n = हम लोग 8 रखें तो l का वैल्यू सिर्फ 0 रहेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ 8s ही पॉसिबल होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पे देखें कि n के वैल्यूज पे l का वैल्यू डिपेंड करता है। कभी भी अगर हम लोगों को n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग l के वैल्यू को वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट पे ही तो डिपेंड करता है क्या सब ऑर्बिट होना है ना। ऑर्बिट पे ही डिपेंड करता है क्या सब ऑर्बिट होना है। तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम लोग के नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन सा है ये, तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको सबसे पहले जानना है कि इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। ठीक है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पे हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को लेकर के बात कर लें। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पे देंगे वो होता है कि वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ बताओ आप, ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल किस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसा सब ऑर्बिट है, और सब ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l, है ना। तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, है ना। हमेशा क्या होता है भाई, m = होता है -l to 0 to +l। -l से 0 से +l के बीच के जो भी वैल्यूज होते हैं उन सारे वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल देते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करना शुरू करते हैं भाई कि हर एक ऑर्बिटल के, हर एक सब ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल्स कैसे और कितने हो सकते हैं। अगर हम पहला बात कर दें कि इफ l = 1, आपको पता है l = 0, अगर हम लोग बोल दें l = 0, तो l = 0 मतलब आपको पता है क्या होता है, s होता है ना, s होता है। तो ये आप जान के रखो, ये अपने दिमाग में रखो। और फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, m = क्या हो सकता है, तो m का वैल्यू डिपेंड करता है -l से 0 से +l के बीच में, मतलब 0, -0 से 0 से +0 मतलब 0। ठीक है ना।
अब इस पे अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाले, हम पहले ये लिखेंगे और फिर कुछ बोलेंगे कि इफ L इज इक्वल टू 1 हो जाए, इफ L इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो 1 मतलब P, राइट, बिल्कुल। देन M का वैल्यू क्या हो सकता है? तो M का वैल्यू हो सकता है -1 से 0 से +1 के बीच के वैल्यूज, ठीक है। तो 3 वैल्यूज हो सकता है, -1, 0 और +1। अब हम आपको एक चीज बोलना चाहेंगे कि P सबऑर्बिट जो होता है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? -1, 0 और +1, इन लोगों का क्वांटम नंबर होता है। तो देखो हम लोग क्या बात किए थे कि जो सबऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स से बने होते हैं। यहां पे देखो P सबऑर्बिट के लिए 3 ऑर्बिटल्स, P सबऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होता है, और देखो तीनों ऑर्बिटल्स के लिए 3 वैल्यूज आ गया, कोई चौथा वैल्यू नहीं आया, 2 वैल्यूज भी नहीं आया, वैल्यू कितना आया? 3 ही आया। क्यों? क्योंकि P के पास 3 ही बॉक्स होता है। अब हम यहां पे आपको बोल सकते हैं कि S के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। तो देखो हम लोग के लिए M का वैल्यू कितना निकल के आया है? M के लिए भी सिंगल वैल्यू निकल के आया है ना, जो वैल्यू क्या है? 0। तो अगर M इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब है कि L पक्का क्या होना है? 0 होगा, ठीक है। अगर M का वैल्यू सिर्फ 0 होगा तो L का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा, या L का वैल्यू 0 होगा तो M का वैल्यू 0 होना है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में कि इफ L इज इक्वल टू 2 देन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो M का वैल्यू क्या होता है भाई? -L टू 0 टू +L। तो -L से 0 के तरफ जाते हुए तो -2, -1, 0, +1 और +2, है ना। तो L इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं? इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि D है, और D में कितने बॉक्स होते हैं? D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल का देखो वैल्यू निकल गया, -2, -1, 0, +1 और +2, है ना। तो देखो ये सब कुछ अपने आप होते चला जा रहा है, जो भी हम लोग पिछले वीडियोस में बात किए थे ना, जहाँ पे आपको हम बताए थे कि S के लिए 1 बॉक्स, P के लिए 3 ऑर्बिटल, D के लिए 5 ऑर्बिटल, F के लिए 7 ऑर्बिटल। देखो वो सारे वैल्यूज यहाँ पे निकलने लगे, है ना, हर एक का वैल्यूज निकलने लगा। तो इफ L इज इक्वल टू 3 देन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 से 0 से +3 के बीच के सारे वैल्यूज। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, कितने वैल्यूज आ गए भाई? देखो 7 वैल्यूज आ गए। और F के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, L इज इक्वल टू 3 मतलब F, और F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल के लिए देखो आपके पास 7 वैल्यूज आ गए, है ना। तो हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर में? L के ऊपर में, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वांटम नंबर है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक होता है +½ और दूसरा होता है -½ +½ का मतलब होता है कि +½ से हम लोग क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और -½ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो +½ एंड -½ ओके। इसका वैल्यू बस यही हो सकता है, और इसका वैल्यू n के ऊपर, L के ऊपर या m के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। वो या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ बस यही वैल्यूज इसके होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि फाइंड आउट all the four possible quantum number of unpaired electron of chlorine, ठीक है।
तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना। तो ये आप देख लो भाई, जो 3p5 है, ये 3p5 में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में है। तो यहाँ पे हम लोग चारों पॉसिबल क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज क्या लिख सकते हैं। तो चारों क्वांटम नंबर क्या है मेरे पास, NLMS। एन क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मतलब ऑर्बिट को। तो किस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो थर्ड ऑर्बिट में है, तो लिख देंगे 3। एल क्या बताता है, सब ऑर्बिट को, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब ऑर्बिट को। किस सब ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो पी में दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे पी। और उसमें भी किस ऑर्बिटल में दिख रहा है, तो -1, 0 और +1 में दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, +1। और यहाँ पे देखो पी के लिए, सॉरी यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे, पी के लिए एक वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है, 1। पी के लिए वैल्यू क्या होता है, 1। और एस यहाँ पे आएगा, तो एस के लिए हम क्या लिख देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हमको कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, +½ ठीक है। तो 3, 1, 1 +½ ये हो जाएगा आपका ऑल द 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन 3 से 4 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें यहाँ पे, तो एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी किए थे कि पोटेशियम 19 होता है। तो पोटेशियम 19 का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो अब पोटेशियम का सबसे पहले क्या लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, यहां पे है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है, कौन सा ऑर्बिट में है, फोर्थ ऑर्बिट में है, बिल्कुल। l का वैल्यू क्या दिख रहा है, l का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो l का वैल्यू 0 है ना। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू हमेशा 0 होगा। और s क्या हो जाएगा, तो s हो जाएगा +½ या -½ आपको जो भी एक लिखना है आप लिख दो, ठीक है। ये देखो, अब हम यहाँ पे देखो एक बात बोले कि आपको जो भी एक लिखना है आप लिख दो। अगर आप किसी भी ऑर्बिटल में देखो, यहाँ पे एक आप पहले रूल्स जान जाओ। एक रूल होता है पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां पे क्या बताया जाता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे डाल देते हो क्लॉकवाइज, तो इस ऑर्बिटल में बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सब क्लॉकवाइज आएंगे। और अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल देते हो किसी भी ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज, तो बाकी जो भी आएंगे सब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। अब जब पेयर्ड होने आएगा तब ये ऐसे पेयर्ड अप होगा, ठीक है। तो आप एक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पहला फील्ड हो जाएगा उसी डायरेक्शन में बाकी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा। पेयरिंग फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। चलो, तो हम लोग इस रूल के बारे में बाद में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, है ना। हुन्स रूल, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वांटम नंबर को देखते चलते हैं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फाइंड आउट ऑल द 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बताना है ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऐसे देख लो क्वेश्चन को कि क्रोमियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर बताना है। क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर बताना है। तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4s1 होता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, 4s1 होता है। ऐसे हो जाता है ना, 3d5 4s1। तो 3, ये देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है यहाँ पे, फोर्थ। और फोर्थ के लिए क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4s1 है। जो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे होगा, 4s1 में होगा। तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4। l का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 के लिए s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और s का वैल्यू क्या हम लिख देंगे, या तो +½ या फिर -½ दोनों में से कोई भी एक। तो देखो 4 0 0 +½ निकल के आया, है ना। गुड।
एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को क्या करेगा, हम लोगों को कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देगा कि किसी एलिमेंट का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम हम लोगों को लिखना होगा। यहां पे क्वांटम नंबर में 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जैसे जिसमें से हम एक टाइप का आपका यहां पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 हम यहां पे बता देते हैं कि भाई ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हम लोग क्या बता देंगे कि सपोज मेरे पास ऐसा कर देगा कि N L M और S के वैल्यूज हमको दे देगा, A B C और D 4 वैल्यूज दे देगा, और 4 वैल्यूज में कर देगा कि कोई 3 गलत और 1 सही कर देगा, और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट वाला सेट है, कौन करेक्ट सेट है या कौन इनकरेक्ट सेट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन हम लोग बिल्ड करते हैं, यहां पे बात करते हैं कि विच वन इज पॉसिबल, है ना, कौन सा इसमें पॉसिबल सेट होगा। तो अगर हम लोग बात कर दें, n का वैल्यू सपोज 3 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू -1 है और s का वैल्यू +½ है, ठीक है। तो चलो एक यहां पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये 4 है, ये 0 है, ये 0 है और ये क्या है +½ है। यहां पे मान लो कि ये 3 है, ये 2 है, ये -3 है और ये क्या है +½ है। यहां पे सपोज मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है और ये +½ है, ठीक है। बोला कि कौन सा पॉसिबल है, विच वन इज पॉसिबल। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एकदम ध्यान से देखो। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, जी हां हो सकता है। l इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है। और m का वैल्यू -1 हो सकता है, तो नहीं, m का वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता है अगर l का वैल्यू 0 है। देखो यहां पे फंस गया। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है -l to 0 to +l, है ना। तो -l से 0 से +l के बीच के सारे वैल्यूज होते हैं। तो यहां पे अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकता, वो जब भी होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, ये पहला ऑप्शन भाई गलत है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, जी हां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 to n-1, l का वैल्यू क्या होता है 0 to n-1, तो 0 हो सकता है, तो ये हो सकता है। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 होगा, जी हां m का वैल्यू 0 ही होगा, और s का वैल्यू +½ या -½ में से कोई भी एक हम बोल सकते हैं। तो देखो सेकंड वाला ऐसा है जहां पे क्या दिख रहा है कि सारे जो आपके NLMS के वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज क्या है, करेक्ट दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो सेकंड यहां पे ऐसा सेट है जो पॉसिबल है। चलो हम लोग बाकी के भी दोनों सेट देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 2 हो सकता है, जी हां हो सकता है। 0 to n-1, तो 0 to 3-1 मतलब 2, 0, 1 और 2 हो सकता है, तो ये हो सकता है। m का वैल्यू -3 हो सकता है क्या, नहीं, यहां पे देखो बात फंस गया। फिर से बात वही आ जाएगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, -1 to 0 to +1। तो यहां पे अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, -2 से +2 के बीच में हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। तो यहां पे ये बात फंस गया, देखो यहां पे, तो ये गलत हो गया। और बात कर दे कि n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू 3, नहीं, यहीं पे बात फंस गया, है ना। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 to n-1 हो सकता है। मतलब कि ये क्या होगा भाई, हमेशा n से इसका वैल्यू कम होगा। l का वैल्यू हमेशा n से क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहां तो ज्यादा है, तो ये गलत है। तो b यहां पे एक ऐसा हमको दिखा जो सही आंसर है, ठीक है। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पॉसिबल है या कौन सा इम्पॉसिबल है, जिसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो थोड़ा वीडियो एकदम च्युइंगम की तरह लंबा होने लगा, है ना। तो एक काम करते हैं, अब अगले वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को और ज्यादा करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है, और यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि अब ये बहुत लंबा सा जाने लगा है। तो पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और यहां तक में कोई भी डाउट हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो चलो हमको व्हाट्सएप पे बता दो और हम लोग फिर कुछ अरेंज कर देंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मैसेज छोड़ देना है अपने नाम के साथ और अपने डाउट्स के साथ। ठीक है।